हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस और फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज में आज हम आपके बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए और आपके लिपिड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर आपका क्वेश्चन फिक्स होता है। न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये आपके मेजर टॉपिक होते हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेम ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इन द सपोनिफिकेशन रिएक्शन। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में कौन से रिएजेंट आपके यूज करते हैं। देखिए तो फिर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करना। सपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब होता है आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करना। तो सॉल्ट के फॉर्मेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका फैटी एसिड। क्या होता है इसमें, फैटी एसिड। और साथ ही साथ हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, कास्टिक सोडा यूज करते हैं। और कास्टिक सोडा में हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो हमको यहाँ से क्वेश्चन में रिएक्शन में क्या पूछ रहा था आपसे, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। जितने भी आपके लक्स होते हैं, पियर सॉप साबुन होते हैं, ठीक है, लक्स ब्रांड हो गया, पियर लाइट बॉय साबुन हो गया, तो जितने भी आपके सॉप होते हैं तो इनको बनने के लिए क्या चाहिए, आपका कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसा वाला सॉप बनेगा, आपका हार्ड सॉप बनेगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, हार्ड सॉप। और यदि हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कैसा सॉफ्ट बनता है, आपका सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट जो है। क्लियर हुआ। ये होता है आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे आया हुआ था, बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है आपका। क्लियर हुआ। चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या बोल रहा है कि ट्राइग्लिसराइड कोई भी फैट या फैटी एसिड यूज किया जाता है सॉप के फॉर्मेशन में, और ये क्या करता है, आपका ग्लिसरॉल होता है और सॉप आपका फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। जब इनका रिएक्शन करेंगे फैट का, टीजी ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या होता है, फैट का जब हम लोग आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ग्लिसरॉल और आपका सॉप का फॉर्मेशन होता है। ये आपका सॉप का फार्मूला होता है। क्लियर। और आपका यहाँ पर मैं बात करूं फैटी एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो RCOOH। ये क्या होता है, आपका फैटी एसिड का फार्मूला, जहां पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर क्या कर दिया जाता है, सोडियम यहां पर ऐड हो जाएगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ ही साथ ग्लिसरॉल भी बनेगा, जिसके वजह से आपका सॉफ्ट होता है आपका सॉल्ट जो है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज द बैड कोलेस्ट्रॉल। काफी इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल का आंसर जल्दी से करेंगे। इसका क्या आंसर होगा, अपने साइड से भी करना है आपको आंसर। बैड कोलेस्ट्रॉल का आंसर क्या होता है आपका, जिसकी डेंसिटी आपकी क्या हो, लो डेंसिटी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी आपका लाइपोप्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं, आपका LDL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका फुल फॉर्म क्या है HDL का, ये हो गया आपका हाई डेंसिटी। इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इन दोनों में बेड कौन है आपका, तो इसमें बेड होता है आपका LDL। मतलब जिसकी डेंसिटी कम होगी वो आपके लिए बेड होगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी आपकी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। अब इसको गुड और बेड क्यों बोल रहे हैं, चलिए इसके पीछे हम लोग रीजन को समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले समझिए आप लोग लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है आपका। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपका लाइपोप्रोटीन, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन क्या होता है, ये आपका कंजुगेशन होता है, आपका कंजुगेशन या फिर बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है आपका प्रोटीन प्लस लिपिड का, ये कॉम्बिनेशन होगा। इसका मेन काम क्या होता है, देखिए लाइपोप्रोटीन के यदि मैं फंक्शन की बात करूं तो ये आपके फैट को ट्रांसफर करने में, फैट या फिर बोल सकते हैं ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करता है और यही डिसाइड करता है कि आपका लिपिड बेड होगा कि गुड होगा। ठीक है, इसी के आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं आपका LDL, तो LDL क्या होता है आपका, LDL करने का मतलब है जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है,
तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, ये आपके टिश्यू में ट्रांसफर कर देगा। टिश्यू में ट्रांसफर मतलब ये यहाँ पर आपके आर्टरी में ट्रांसफर कर देता है। सपोज किस में कर देगा, आपके आर्टरी में ट्रांसफर कर देगा, जो कि आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखिए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कहां पर जाके डिपोजिट करा देगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आपको फोकस करना है, ठीक है, टिश्यू पे, टिश्यू या फिर बोल सकते हैं किसी आर्टरी में जाके डिपोजिट कर देगा, जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा आपके पर्सन के लिए। क्लियर हुआ। अब इसकी बात करता हूं मैं आपका HDL। HDL क्या करता है, HDL का रिवर्स होता है, ठीक है। इसका देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये आपके टिश्यू से, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके टिश्यू से आपके कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, टिश्यू से आपके कोलेस्ट्रॉल को कहां पर लेके आएगा, लीवर पे लेके आएगा, और लीवर में प्रॉपर इसका मेटाबॉलिज्म होगा, या और भी बहुत सारे स्टेरॉइड वगैरह का सिंथेसिस हो जाएगा लीवर में इस लिपिड या कोलेस्ट्रॉल से। तो ये हमारे लिए क्या होता है, गुड होता है। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। लाइपोप्रोटीन क्या होता है, एक कंजुगेशन फॉर्म होता है प्रोटीन और लिपिड का। मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिपिड, लिपिड ऑयल फैट का ये आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है लाइपोप्रोटीन। जिसमें से बात कर रहा हूं आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कहने का मतलब है कि जो आपका HDL है, ठीक है, आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका काम क्या होता है, ये आपके टिश्यू लेवल से आपके कोलेस्ट्रॉल को कहां पर लेके आएगा, आपके लीवर में लेके आएगा। लीवर में उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, प्रॉपर यूटिलाइज होगा, तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होगा, हमारे बॉडी के लिए गुड होगा। लेकिन जो आपका HLDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यहां से क्या होगा कि लीवर से या फिर किसी भी आपके बॉडी पार्ट से आपके कोलेस्ट्रॉल को कहां पर लेके जाता है, ये आपका टिश्यू पे लेके जाएगा और टिश्यू में जाके डिपोजिट करा देगा। टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जिसको फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, वहीं पर जाके इसका डिपोजिशन करा देगा, जिसके वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हाई हो जाएगा, जो आगे चल के हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका वेरी लार्ज डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये तो वेरी बेड है, ठीक है, ये तो बेड है और ये तो वेरी बेड है। तो डेंसिटी डिपेंड करता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा, लाइपोप्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा मतलब हमारे लिए गुड, आपके लाइपोप्रोटीन की डेंसिटी कम मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए बैड, और ये आपका वेरी बैड होगा, क्योंकि ये वेरी लो डेंसिटी है, तो हमारे लिए तो और भी बैड होगा। क्लियर। और ये आपका फैट है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये आपका फैट है, और यही आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेड की बात कर रहे हैं तो आपका LDL इसका करेक्ट आंसर होगा। गुड की बात करता तो HDL इसका करेक्ट आंसर होगा, डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका which one of this is the unsaturated fatty acid, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा अनसेचुरेटेड का। देखिए आपके फैटी एसिड भी टू टाइप्स होंगे, एक आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड होता है आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्स्ट होता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दोनों में डिफरेंस समझते हैं, क्या डिफरेंस होता है आपका। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। मतलब आपका जो कार्बन की सीरीज होगी, हाइड्रोकार्बन की सीरीज, ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा COOH, ये आपका फैटी एसिड है। तो यहाँ पर आपका जो कार्बन का सीरीज है यहाँ पर सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, सैचुरेटेड की बात करूँ। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन में हाइड्रोकार्बन के बीच में आपको कहीं पर डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एनिमल फैट इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं प्लांट वाले, ठीक है। प्लांट के जो आपके जैसे ऑयल की बात करें, ऑयल किसके एग्जाम्पल होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो आपके घी हो गए, बटर हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और क्या डिफरेंस होता है, ये जो आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पर आपके सॉलिड नेचर होंगे, ये रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड नेचर पे होंगे। और क्या इनमें डिफरेंस है, ये हमारे लिए ज़्यादा लेने से हमारे लिए हेल्दी नहीं होता, ये हमारे लिए हेल्दी होता है। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, आपके फैटी एसिड में, मतलब वो हमारे लिए हेल्दी होगा। क्लियर हो गया। अब इनके हम लोग आपके एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओलिक एसिड। एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैं इनके आपको एग्जाम्पल को याद करा देता हूँ। देखिए ट्रिक की हेल्प से हम समझते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओलिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक ट्रिक से इसको याद करा देता हूँ। आपको मैंने अभी डिफरेंस बताया
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। अब इनके हम लोग एग्जाम्पल को याद करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हम कहाँ गए, आपका पालमपुर गए, समझ लो, ठीक है। पालमपुर जाने के लिए हमने क्या किया, आपका ओला बुक किया, ओला। देखो कितना सिंपल ट्रिक है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। आप कहाँ गए, पालमपुर गए, पालमपुर के लिए आपने क्या किया, एक ओला बुक किया। देखिए आपका पालमपुर से आपको याद रखना है आपका पाल्मिटोलिक एसिड याद रखना है, ठीक है। ओ से आपको ओलिक एसिड याद रखना है, एल से आपका लिनोलिक एसिड याद रखना है और एल से लिनोलेनिक एसिड याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिनोलिक एसिड है और यहाँ पर लिनोलेनिक एसिड है, स्पेलिंग थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद ए से आपका एरेचिडोनिक एसिड है और यहाँ पर देखिए सब में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा, ठीक है। पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरेचिडोनिक एसिड, सब में आपका क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब ये क्या है, आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को, इसको ऐसे याद रख सकते हो। बाकी ये सब चीजों में क्या प्रेजेंट होता है आपको देखिए, इसको 1 2 3 4 करके आपको याद रखना है। 1 2 3 4 का मतलब ओलिक एसिड में आपका 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लिनोलिक एसिड में आपके 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, लिनोलेनिक एसिड में आपके 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एरेचिडोनिक एसिड में आपके 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पालमपुर जाने के लिए मैंने ओला बुक किया 1 2 3 4, तो इसमें 1 डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें 3 डबल बॉन्ड, इसमें 4 डबल बॉन्ड। मतलब इसमें सबसे ज्यादा हेल्दी कौन होगा, आपका एरेचिडोनिक एसिड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है। और अभी बताया था जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा मतलब वो हमारे लिए हेल्दी होता है, ठीक है। और इन तीनों का फार्मूला सेम होता है, याद रखना। कार्बन आइटम की मैं बात करूं तो यहाँ पर ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड या फिर इसको याद रखें OLL, इनका फार्मूला देखिए। तीनों में कार्बन के लिए मैं बात करूं कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एरेचिडोनिक में आपके 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और आपका पाल्मिटोलिक एसिड में आपको 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब एग्जाम्पल को मैं याद करा रहा हूँ आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, और सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। एसिटिक एसिड तो सबको पता होगा जिसमें आपके 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका LMPS याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, LMPS याद रखो, LMPS करके, ठीक है। LMPS का फुल फॉर्म देखिए। LMPS मतलब L मतलब हो गया आपका लोरिक एसिड, M मतलब हो जाएगा आपका माइरिस्टिक एसिड, P मतलब हो गया आपका पाल्मेटिक एसिड और S का मतलब हो गया आपका स्टेरिक एसिड। और यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका एरेचिडिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको एरेचिडोनिक एसिड है। तो एरेचिडोनिक वाला जो डो वाला है, ठीक है, डो से याद रखें, ठीक है, DO। तो D वाला जो है वो आपका अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल है और यहाँ पर DO नहीं है, वो किसका एग्जाम्पल है, आपका सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। वैसे आपको इसको भी फोकस करना है। यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड है, यहाँ पर क्या है, पाल्मिटिक एसिड है और यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको टो याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टो। तो पाल्मिटोलिक एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड एग्जाम्पल है, जबकि ये आपका सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। इसको याद रखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। तो देखिए ये आपका P है, ठीक है। तो P को मैं इस तरीके से भी तो अपोजिट करोगे तो कैसे नजर आएगा, 6 के जैसे नजर आ रहा है, ये आपका P है, ठीक है। अब इस P को मैं अपोजिट कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो आपको कैसे नजर आ रहा है, 6 के जैसे नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अपोजिट कर दोगे, सामने में क्या लिख दो, 1। मतलब क्या समझ में आया, पाल्मिटिक एसिड में आपके 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। वैसे मैं बात करूं स्टेरिक एसिड, तो स्टेरिक एसिड में आपका ये आपका S है, ठीक है। तो S को आप इस तरीके से क्या कर दो, आपको जोड़ दो, तो क्या बन गया 18, सामने 1 लिख दो, तो 18 के जैसे नजर आ रहा है। तो आपको स्टेरिक एसिड को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन, ठीक है। ये S लिखो और इसको ऐसा करके जोड़ दो और सामने में 1 लिख दो, तो ये क्या बन गया, स्टेरिक एसिड। ये आपका क्या है, पाल्मिटिक एसिड है। इसको उल्टा कर दो तो क्या बन गया, 6, सामने में 1 लिख दो, तो क्या हो गया, ये आपका पाल्मिटिक एसिड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या है आपका, LMPA याद रखो। क्या याद रखना है आपको, LMPSA याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपका ओला याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, ओला,
ठीक है। कई सारे आपके चिप्स वगैरह के पैक में आप देखना, ठीक है, या कोई भी पैक्ड फूड मटेरियल होगा वहाँ पर आप लोग देखना, वहाँ पर आपको लिपिड कंटेंट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ये प्यूफा लिखा होगा, वहाँ पर क्या लिखा होगा, प्यूफा। तो प्यूफा का मतलब देखिए कुछ इसेंशियल अमीन फैटी एसिड की बात कर रहे हैं, फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी। ऐसे फैटी एसिड जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, और जो चीज़ें हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती वो हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को कॉमनली क्या बोलते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इनको क्या बोलते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब ये हमारे लिए क्या होंगे, हेल्दी होंगे, क्योंकि अनसेचुरेटेड है, साथ में क्या है, पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे आपके इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपका एरेचिडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। भूल गए तो आप लोग ऐसे याद रख लेना। हमने क्या याद रखा है, अभी ओला याद रखा हुआ था, क्या याद रखा हमने, ओला। तो इस ओला में ओ को हटा देना, बाकी जो तीन चीज हैं आपका, ठीक है, आपका लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरेचिडोनिक एसिड, ये सब चीजें किसके एग्जांपल होता है, आपका प्यूफा का एग्जांपल होता है। मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल होते हैं, जो कि इसेंशियल अमीनो, जो कि इसेंशियल फैटी एसिड के एग्जांपल होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी यहाँ तो आप पढ़ ही सकते हो। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, तो इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन को, ठीक है। 5 को आपको वैलेरिक एसिड बोलेंगे, और 6 को क्या याद रखना है आपको, कैप्रोइक एसिड बोलेंगे। 6 को क्या बोलेंगे, कैप्रोइक, और इसको आपको याद रखना है LMPSA करके याद रखना है। चलिए ये हो गया आपका फैटी एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेबर में बर्चार्ड रिएक्शन इज द परफॉर्म टू द डिटेक्ट। बहुत ही और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो टेस्ट होता है किसके लिए टेस्ट होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि स्टेरॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टेरॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टेस्ट यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है लीवर में आपका बर्चार्ड रिएक्शन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है स्टेरॉल को या फिर कोलेस्ट्रॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको भूल गए तो कैसे याद रखोगे, स्टेरॉइड आपको पता है, जो जिम करते हैं लोग क्या करते हैं, आपके स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेन लिखा हुआ है, तो कोई मेन ही तो स्टेरॉइड लेता है, ठीक है। जिम में मसल बिल्डिंग के लिए क्या लेते हैं लोग, स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं। तो ये टेस्ट किसके लिए होता है, आपका स्टेरॉल के लिए होता है, मतलब स्टेरॉइड के लिए होता है, ऐसा आप लोग याद रखो, ठीक है। तो मेन से आपको याद रखना है मेन बुर्चर्ड, ठीक है। एक ब्रूसली होता है, आपने नाम सुना होगा, तो इसको बुर्चर्ड करके याद रख लेना है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे भी आप याद करो, ट्रिक निमोनिक की हेल्प से, मतलब आपको चीजें लंबे टाइम तक याद हो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। A deficiency in the activity of the sphingomyelinase enzyme lead to। अब यहाँ से आपका लीवर स्टोरेज डिजीज रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ESIC फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है 19 का, कि आपके स्फिंगोमाइलिनेज एक्चुअली में क्या है, एक एंजाइम है, लास्ट में एज है, मतलब क्या है, एक एंजाइम है। और इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, तो इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से आपका नीमेनपिक डिजीज होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं ESIC में और भी कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया है। ये डिजीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नीमेनपिक डिजीज, जो कि आपके स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होगा। और भी इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में समझ लेते हैं। देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक तो आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछता है लिपिड स्टोरेज डिजीज से। तो देखिए आपका ग्लाइकोजन, आपका लिपिड स्टोरेज डिजीज में बात करूं यहां पर, तो लिपिड स्टोरेज डिजीज में आपकी सबको आपको एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। देखिए लीमेनपिक डिजीज में क्या होता है, आपका स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम आएगा। फिर देखिए आपका फार्मस्ट डिजीज होता है, जो कि आपका सेरामिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होगा, एक बार लर्न कर लीजिए। आपका गोचर डिजीज किसके लिए होता है, आपका बीटा ग्लूकोसिडेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होगा। आपका क्रेब्स डिजीज, ठीक है, क्रेब्स डिजीज आपका गैलेक्टोसिडेज की वजह से होगा, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, दोनों में याद रखना, ये ग्लूकोसिडेज की बात कर और यहाँ पर गैलेक्टोसिडेज की बात करें, डिजीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेसेक जो आपका डिजीज होता है, जो कि आपका हेक्सामिनिडेज ए की डिफिशियंसी की होगा, और आपका फेवरेट डिजीज जो होता है वो आपका अल्फा गैलेक्टोसिडेज की वजह से होगा। यहाँ पर बीटा था, यहाँ पर क्या है, अल्फा है। तो आपको एक बार लर्न करके जरूर जाना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। और ये वाला क्वेश्चन तो मेनी टाइम पूछा गया है। एक लीवरमैन बोल्चर टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ये क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। और आपका नीमेनपिक डिजीज, जो
कि आपके स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होगा, और ये क्या है आपका लिपिड स्टोरेज डिजीज का एग्जाम्पल है। एक मैंने और बताया, और भी आपको क्या याद रखना है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जो हम लोग आपके कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन इज द कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। ये आपका फार्मासिस्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन को कैटालाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये है आपका HMG कोएंजाइमी रिडक्टेज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका HMG कोएंजाइमी रिडक्टेज। ठीक है, यही आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इस एंजाइम को आप ब्लॉक कर दोगे तो आगे चल के आपका मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब ऐसे एंजाइम जिसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने के बाद आगे का रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और आपने आपका एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस ड्रग में आपने एक स्टेटिन नाम पढ़ा होगा। तो ये जो स्टेटिन क्लास के जो ड्रग्स होते हैं, फार्माकोलॉजी की मैं बात करूं, ठीक है, फार्माकोलॉजी में आपने एक ड्रग पढ़ा होगा स्टेटिन। ठीक है, जो स्टेटिन क्लास के ड्रग्स होते हैं वो आपके किसको ब्लॉक करते हैं? इसी एंजाइम को, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। तो देखिए, जो आपका मेवालोनेट बनने के लिए क्या चाहिए था आपका, इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका HMG कोएंजाइम का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका रिएक्शन है, पूरे रिएक्शन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फुल फॉर्म में याद रखो। यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइड कोएंजाइम ए, जो आपका HMG कोएंजाइम है, इसका फुल फॉर्म होता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। और इसके वजह से आगे चल के क्या बनता है? मेवालोनिक एसिड बनेगा। और इस मेवालोनिक एसिड को नहीं बनना है, आगे चल के कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बनता है। ठीक है, तो जो आपके आपके एथेरोस्क्लेरोसिस की जो ड्रग्स होती हैं, इनमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं आपका लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, ये सब आपने ड्रग में पढ़ा होगा आपका। ठीक है, स्टेटिन क्लास की मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ। तो ये इस एंजाइम को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ताकि आगे चल के मेवालोनिक एसिड ना बन पाए और आगे चल के कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। तो लिपिड लोअरिंग एजेंट पे यूज़ किया जाता है आपके स्टेटिन ड्रग का। क्लियर हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और स्टेटिन को हमेशा नाइट में लेते हैं, ये भी बात याद रखना, क्योंकि जो आपके एंजाइम है, ठीक है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम, ये आपके नाइट टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जो जितने भी स्टेटिन क्लास के जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इनको हमेशा नाइट में प्रीफर किया जाता है। डॉक्टर इनको नाइट में ही प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेंसिडिटी ऑफ द फेट। तो रेंसिडिटी ऑफ द फेट का मतलब क्या होता है? ये आपके RRB फार्मासिस्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। सपोनिफिकेशन मतलब तो मैंने अभी बताया, सपोनिफिकेशन मतलब सॉप का फॉर्मेशन। आपका कॉस्टिक सोडा के हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हेल्प से फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करा के क्या बना सकते हैं? सॉप बना सकते हैं हम। हाइड्रोलिसिस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, फेट की ऑक्सीडेशन, और स्पेशली मैं बात करूं तो आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कि जो आपके फैट होते हैं ये आपके एयर या फिर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे खाने लायक नहीं होता, ये हमारे लिए फिर बैड हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द रेंसिडिटी मतलब क्या होता है आपका? डिटोरिएशन ऑफ द फैट या ऑयल्स। ठीक है, खराब हो जाना। ठीक है, सिंपल से समझो, खराब हो जाएगा। जैसे हम लोग आपका कोई भी लोहे की चीज़ों को रख देंगे तो वो भी आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, बोलते हैं ना, उसमें भी कोरोजन आ जाता है। वैसे इसको भी समझो आप लोग। ठीक है, कि जो आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, स्पेशली इनमें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये हमारे खाने लायक फिर नहीं रहता है, और यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फैट कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर मोर ससेप्टेबल टू द रेंसिडिटी। ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूँ तो आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मोर ससेप्टेबल होता है रेंसिडिटी के लिए एज कंपेयर टू सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, इसमें देखिए, रेंसिडिटी अकर व्हेन द फैट एंड ऑयल आर द एक्सपोज टू द एयर, मॉइस्चर, लाइट या फिर सिर्फ बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आने की वजह से आपके जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, वो आपका डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट्स? और फिर आपके ह्यूमन के कंजप्शन के लायक नहीं रहेगा, ये चीज़ तो बोल रहा है। ठीक है, देन इट इज द अनसुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, हमारे खाने लायक नहीं रहेगा, खराब चीज़ को हम थोड़ी खाएंगे, उल्टा हमको बीमार कर देगा चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन पूछ रहा है आपसे। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर टेक प्लेस होता है? जल्दी से बताएंगे। बीटा ऑक्सीडेशन, तो बीटा ऑक्सीडेशन किसका होता है आपका?
लिपिड वगैरह का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा हुआ था आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उसके बाद अपने को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो फैटी चीज़ें होती हैं इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर कैसा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब फैटी एसिड के आपके बीटा कार्बन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। कहाँ पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फैटी एसिड का हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यदि हमको फैट से एनर्जी चाहिए तो फैट को तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तब जाके अपने को क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगा। जब तक उसको मेटाबोलाइट नहीं करेंगे हम लोग लिपिड फैट को, तब हमारी बॉडी उससे एनर्जी नहीं ले सकता। मैंने आपको बताया हुआ था कि लिपिड में कितना एनर्जी होता है, लिपिड ऑयल्स में आपका 9.2 किलो कैलोरी, सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्हीं में रहेगा। लेकिन जब तक इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब तक आपका लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, हमको एनर्जी नहीं मिल सकता हमारे बॉडी को। तो यही प्रोसेस होता है, द फैटी एसिड इन द बॉडी आर द मोस्टली ऑक्सीडाइज बाय द बीटा ऑक्सीडेशन, कि जो फैटी एसिड होते हैं वो आपके बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के थ्रू क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। अब इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन समझिए। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं आपका, क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन पे ही ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, फैटी एसिड के बीटा कार्बन में ही, जैसे मैं फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए, तो क्या होता है आपका COOH, और उसके बाद कार्बन का क्या होगा, कार्बन का एक लंबा सीरीज होता है, लॉन्ग आपका एक हाइड्रोकार्बन की सीरीज होती है। ठीक, इस तरीके से आपका क्या है, फैटी एसिड। ये फार्मूला होता है फैटी एसिड का RCOOH। ये किसका फार्मूला है, आपका फैटी एसिड का। ठीक है, तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और R यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन की चैन है, कार्बन और हाइड्रोजन का चैन है। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद के पहले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, फिर इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो इसी बीटा पोजीशन से क्या होना स्टार्ट होता है, आपका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। बीटा कार्बन से ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है फैटी एसिड का, तो इसका नेम ही है बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ। और ये कहाँ पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ पर चलेगा, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर अकर होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स वाले पार्ट पे। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन कैटाबोलिज्म। ठीक है, जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी से बताएंगे इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका एंड प्रोडक्ट होता है आपका यूरिक एसिड। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन का एग्जांपल क्या होता है आपका, एडेनिन गुआनिन। इसका एग्जांपल क्या होगा, एडेनिन और गुआनिन। ये आपके नाइट्रोजनस बेस हैं। ठीक है, जो कि आपके डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन गुआनिन, और जब इनका कैटाबोलिज्म मतलब इनका जब ब्रेकडाउन होगा, जब मेटाबॉलिज्म होगा, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, यूरिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट, और ये बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन द आरएनए। क्या पूछ रहा है कि पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन द आरएनए, इनमें से कौन आपका आरएनए में मिलेगा। ठीक है, तो थायमिन तो डीएनए में मिलेगा। ठीक है, ये आपका किस में मिलता है, थायमिन किस में मिलता है, ये आपका डीएनए में मिलेगा। किस में मिलेगा, डीएनए में। ये दोनों मिलेंगे आपका, ये क्या है, प्यूरिन बेस है, ये क्या है आपका प्यूरिन। तो प्यूरिन आपका चाहे डीएनए बोलो चाहे आरएनए बोलो, दोनों में प्रेजेंट होगा। डीएनए और आरएनए ये तो दोनों में प्रेजेंट होगा, बोथ में प्रेजेंट होता है प्यूरिन बेस जो है। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना है यूरासिल, ये स्पेशली ओनली फाउंड इन आरएनए। मेनी टाइम एग्जाम में आया हुआ है ये कि जो आपका यूरासिल है ये कहाँ मिलता है, आपका सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। थायमिन किस में प्रेजेंट होता है, थायमिन सिर्फ आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायमिन किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए में प्रेजेंट होगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका साइटोसिन हो गया, इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग आपका। देखिए, साइटोसिन एंड यूरासिल आर फाउंड इन द आरएनए, साइटोसिन थायमिन इन द डीएनए। ये बात आपको याद रखना है। थायमिन हमेशा किस में मिलता है, आपका डीएनए में मिलेगा, और साइटोसिन और यूरासिल दोनों में मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, आप किस में वैसे नहीं दिया है
कि जो आपके प्यूरिन बेस होते हैं, एक बार मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस की मैं बात करूं जो आपके डीएनए और आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये आपके 2 टाइप्स होंगे, एक आपका प्यूरिन और दूसरा होता है आपका पायरीमिडिन। प्यूरिन बेस होता है और पायरीमिडिन बेस। तो प्यूरिन बेस को आपको याद रखना है, एजी करके याद रखना है। एजी मतलब आपका एडेनिन और जी का मतलब आपको क्या याद रखना है, गुआनिन याद रखना है। ये आपके दोनों में मिलेंगे, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। फिर हम लोग पायरीमिडिन की बात करें तो इसको याद रखने का तरीका है कट नाम से आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे इसको, कट नाम से याद करो। सी मतलब आपका साइटोसिन हो गया आपका, यू मतलब यूरासिल हो गया और ये आपका थायमिन हो गया, ये आपका थायमिन, ये क्या हो गया आपका थायमिन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, प्यूरिन मतलब एजी करके याद रखना है, प्यूरिन मतलब एजी, और पायरीमिडिन को आपको क्या याद रखना है, कट नाम से याद रखना है। क्या नाम से याद रखना है, कट। तो यहाँ पर जो यूरासिल है वो सिर्फ आपका आरएनए में मिलेगा और जो थायमिन है ये सिर्फ आपको डीएनए में मिलेगा। किस में मिलेगा, डीएनए में। बाकी आपका ठीक है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों, ये आपके डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइटोसिन। नेक्स्ट, एडेनिन इज द केमिकली, ठीक है। अब यहाँ से आपसे फार्मूला के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडेनिन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि जो एडेनिन है वो आपका पायरीमिडिन बेस है। कैसा बेस है, पायरीमिडिन। तो यहाँ पर पायरीमिडिन लिखा है तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 अमीनो प्यूरिन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 अमीनो प्यूरिन होता है एडेनिन का स्ट्रक्चर को। चलिए थोड़ा सा मैं आपको सभी का स्ट्रक्चर को भी लर्न करा देता हूँ ताकि कभी इस तरीके से और भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। देखिए ये इसके फॉर्मूला होता है आपका, देखिए ये आपका प्यूरिन बेस का यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। ये प्यूरिन का क्या है, स्ट्रक्चर है। और प्यूरिन में हमेशा याद रखना 2 रिंग का फ्यूजन होगा। प्यूरिन में क्या होगा, 2 रिंग का फ्यूजन होगा, ठीक है। एक आपका 6 मेंबर रिंग, एक आपका 5 मेंबर रिंग। तो एक आपका इमिडाजोल हो, मान इसको क्या बोलते हैं, ये इमिडाजोल है, ये आपका इमिडाजोल। इमिडाजोल मतलब जिसके 1 और 3 पोजीशन पे क्या रहे, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहे, तो ये इमिडाजोल। और इसको क्या बोलते हैं, पायरीमिडिन। इसको क्या बोलते हैं, पायरीमिडिन। और पायरीमिडिन में भी क्या होता है, देखिए पायरीमिडिन में भी आपका 1 और 3rd पोजीशन पे क्या रहे, नाइट्रोजन रहे। तो जो हमारा प्यूरिन बेस है ये आपके 2 रिंग सिस्टम का फ्यूजन होता है, ठीक है। जिसमें से एक आपका 6 मेंबर रिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक इसमें 6 मेंबर रिंग होगा, और 1 2 3 4 5 एक इसमें 5 मेंबर रिंग रहेगा। और दोनों के 1 और 3rd पोजीशन पे क्या रहेगा, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। क्लियर हो गया प्यूरिन का स्ट्रक्चर। एक आपका 6 मेंबर वाला रिंग, एक आपका 5 मेंबर वाला रिंग, 1 3 में नाइट्रोजन और 1 3 में नाइट्रोजन, और दोनों आपस में क्या रहते हैं, फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, प्यूरिन, ठीक है। अब आते हैं हम आपके स्ट्रक्चर में। एडेनिन की मैं बात करूं, एडेनिन का, तो एडेनिन में देखिए आपका 6 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमेशा इस वाले पोजीशन को देखना है, टॉप वाले पोजीशन को हमेशा फोकस करना है। किसको फोकस करना है, टॉप वाले पोजीशन को। यदि टॉप वाले पोजीशन पे 6 नंबर वाले पोजीशन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेनिन। और यदि आपके टॉप वाले पोजीशन पे देखिए, यदि आपके 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप, और साथ ही साथ 2nd पोजीशन पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप का अटैचमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुआनिन बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैंने आपको याद करा दिया। 1 और 3rd पोजीशन पे क्या रहा है, नाइट्रोजन। इसको, इसका फ्यूजन किसके साथ होता है, एक 5 मेंबर रिंग के साथ होता है, ठीक है। इसका फ्यूजन एक आपका 5 मेंबर्ड रिंग के साथ होगा, जिसके भी आपका 1 और 3rd पोजीशन पे क्या रहे, नाइट्रोजन, और इसके भी 1 और 3rd पोजीशन पे क्या रहे, आपका नाइट्रोजन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है आपकी, ठीक है। चलिए ये आपका प्यूरिन है। अब मैं आपको पायरीमिडिन का भी आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं साथ ही साथ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका पायरीमिडिन। तो देखिए पायरीमिडिन का भी मैंने बताया था, जिसके 1 और 3rd पोजीशन पे क्या रहे, नाइट्रोजन रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरीमिडिन। देखिए पायरीमिडिन का नेम बड़ा है आपका, ठीक है, नेम देखिए पायरीमिडिन, लेकिन सिर्फ इसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है। प्यूरिन का नाम छोटा है लेकिन उसमें 2 रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको हमने याद कैसे रखा हुआ था,
कट नाम से हमने याद रखा हुआ था, ठीक है। तो कट से देखिए साइटोसिन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, तो साइटोसिन के स्ट्रक्चर में और एक स्ट्रक्चर को आपको कॉमन याद रखना है। देखिए मैं जो बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को फोकस करना है आपको। 1 थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, ठीक है, इतना लिख दोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे, O लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे, O। ये तो कॉमन हो गया, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, बाकी बाण वगैरह आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो अब आपको क्या करना है, देखिए मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। साइटोसिन की बात करो, हमेशा इसको फोकस करना है, हमेशा इस वाले पोजीशन को आपको फोकस करना है, इतना तो कॉमन रहेगा सब में। यहां पर यदि अमीनो ग्रुप है, यहां पर कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, तो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहां पर यदि अमीनो ग्रुप है तो ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर फोकस कीजिए, यहां पर यदि ऑक्सी ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका यूरासिल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यूरासिल। और इसी के बगल में मैं यहां पर CH3 जोड़ दूं तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपका थाइमिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अब इन सभी स्ट्रक्चर को आपको रिलेट करके देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर में बनाया है ये तो कॉमन रहेगा तीनों के लिए, और सिर्फ आपको टाइस वाले पोजीशन को फोकस करना है। यहाँ पर अमीनो ग्रुप मतलब साइटोसिन, यहाँ पर ऑक्सी ग्रुप मतलब यूरासिल, और इसके बगल में यदि मैं CH3 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, आपका थाइमिन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको प्यूरिन पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर बता दिया है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज द स्पेसिफाई बाय। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, क्या बोल रहा है, अमीनो एसिड को सीक्वेंस को स्पेसिफाई करने का काम क्या होता है। देखिए सेंट्रल डोग्मा और मॉडल मैंने बताया हुआ था, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या बताता है आपको, DNA, RNA और RNA और प्रोटीन के बीच रिलेशनशिप बताता है। सेंट्रल डोग्मा के हिसाब से जो DNA है इसका सिग्नल किस में जाएगा, आपके RNA में जाएगा, और RNA के बाद क्या बनता है, आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये बोलता है आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कि DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा। ये चीज़ें रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। किस एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से चीजें फिर से रिवर्स हो सकता है। लेकिन एक बार RNA से प्रोटीन सिंथेसिस हो गया तो ये फिर से आप प्रोटीन से RNA नहीं बना सकते हैं। DNA से RNA बनने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन। मेनी टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि DNA से RNA बनने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, DNA से RNA बनने का प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। मेनी टाइम क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपका RNA से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो हमारा RNA है ये भी आपका 3 टाइप्स होगा। एक आपका मैसेंजर mRNA, मैसेंजर RNA होता है आपका, ठीक है। एक आपका ट्रांसफर RNA होगा, और एक होता है आपका राइबोसोमल RNA होगा। तो RNA के भी आपके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो DNA में एक्चुअली में क्या होता है, DNA में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। DNA में क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन किस में कैरी होता है, आपका RNA में। और RNA फिर आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, आपका राइबोसोम में। कहाँ पर होगा, राइबोसोम में। और इसे राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। अब देखिए जो DNA का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा ये किस में फॉरवर्ड होगा, आपका RNA में। तो आपके अमीनो एसिड को, ठीक है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिकोड करने का काम कौन करता है, मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA का काम क्या होता है, जो DNA जो सिग्नल भेजेगा, जो जेनेटिक जो कोडॉन होगा उसके सीक्वेंस को डिकोड करना किसका काम होता है, मैसेंजर RNA के लिए। अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको अमीनो एसिड चाहिए। तो अमीनो एसिड लाने का, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, tRNA का काम होता है। तो T मतलब ट्रांसफर, मतलब प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए आपको, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, tRNA का, ठीक है। अब राइबोसोमल RNA कहाँ प्रेजेंट होता है, इस राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, और इसका काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वाला जो आपका RNA है, राइबोसोमल RNA है, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम, जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास
इसने मैसेज को डिकोड कर दिया। क्या मैसेज था? ये हमारे लिए क्या लेके आ गया? ट्रांसफर आरएनए हमारे लिए अमीनो एसिड लेके आ गया। और ये हमारा क्या है? फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोमल आरएनए। अब इसका काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और इस तरीके से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में। जितने हमारे बॉडी को जरूरत होगी उतनी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन बनने के लिए आपको 20 अमीनो एसिड की नीड होगी। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। 20 अमीनो एसिड मिलके 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोटीन के बीच में हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को स्पेसिफाई करना मतलब उसको डिकोड करने की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए। ये तो बनाएगा राइबोसोम पे, ये तो आपको लेके आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अभी मैंने बात किया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। द फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम। अभी मैंने बताया कि डीएनए से क्या होता है? डीएनए से आपका आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किसको बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस का। डीएनए खुद का भी कॉपी करता है, डीएनए खुद का भी कॉपी कर सकता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आपका डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का खुद अपना कॉपी कर सकता है। इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपका आरएनए में फॉरवर्ड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीएनए टू आरएनए। ठीक है, डीएनए से किस में आ रहा है? आरएनए में इंफॉर्मेशन जो है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट, आपका सेरिबोसाइड इज द प्रेजेंट इन। ये आपका क्लासिफिकेशन, लिपिड के क्लासिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सेरिबोसाइड किसका एग्जांपल होता है या कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये किसका एग्जांपल है? आपका ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल होता है। ठीक है, सेरिबोसाइड किसके एग्जांपल होता है? आपका ग्लाइकोलिपिड का। तो ये क्लासिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन में आपके लिपिड में एक सिंपल लिपिड है। देखिए क्लासिफिकेशन पढ़िए, यहां पर देखिए सिंपल लिपिड मतलब जो सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने हुए। जो हमारा लिपिड होता है किससे मिलकर बना होता है? आपका ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है आपका लिपिड। तो सिंपल लिपिड सिर्फ फैटी एसिड और आपके ग्लिसरॉल या फिर अल्कोहल से मिलकर बना होगा। एग्जाम्पल आपका फैट और वैक्स होता है। कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड लिपिड मतलब इसमें जिसमें आपका फैटी एसिड अल्कोहल के साथ साथ कुछ एडिशनल ग्रुप भी अटैच हो। ठीक है, लाइक मैं बात करूं आपका फास्फोलिपिड का। तो फास्फोलिपिड है मतलब लिपिड है मतलब वहां पर फैटी एसिड तो होगा, साथ ही साथ उसमें क्या प्रेजेंट होगा? अल्कोहल भी प्रेजेंट होगा। और सामने क्या लिखा है? फास्फो, मतलब इसमें फास्फोरस ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। अब इसके एग्जांपल क्या होता है? लेसिथिन इसका एग्जांपल होता है। और इस्फिंगो भी किसका? इस्फिंगोमाइलिन भी किसका एग्जांपल होता है? आपका फास्फोलिपिड का। वैसे देखिए ग्लाइकोप्रोटीन नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि लिपिड के साथ ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है? आपका सेरिबोसाइड और आपका गैग्लियोसाइड होता है। ठीक है, देखिए एक तो आपका सेरिब्रोसाइड एग्जांपल होगा और एक होता है आपका गैंग्लियोसाइड। ठीक है, तो ये दोनों आपके ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल होता है। एग्जाम में पूछता है इस्फिंगोमाइलिन। ठीक है, क्या पूछता है? इस्फिंगोमाइलिन। और ये आपको पूछ सकता है लेसिथिन। तो इस्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन किसका एग्जांपल है? तो ये आपके फास्फोलिपिड के एग्जांपल है, जिससे मिलकर आपका सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी कि ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल बताइए। तो ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन, और इसके एग्जाम्पल सेरिब्रोसाइड और आपका गैंग्लियोसाइड। क्लियर हो गया? बाकी तो आप इसको बना ही सकते हैं। सल्फोलिपिड मतलब लिपिड के साथ सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, और आपके अमीनोलिपिड मतलब लिपिड के साथ अमीनो ग्रुप है। और ये आपका लाइपोपॉलीसेक्राइड मतलब लिपिड के साथ पॉलीसेक्राइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और डिराइव्ड लिपिड मतलब क्या होता है? जब इन दोनों में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। डिराइव्ड लिपिड मतलब जब आपके फैटी एसिड में क्या किया जाता है आपका, या फिर इन दोनों में सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड में कुछ मॉडिफिकेशन करके आपका एक नया लिपिड बनाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आपका कोलेस्ट्रॉल। एग्जाम में पूछेगा कि डिराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल क्या होता है? आपका कोलेस्ट्रॉल और जो आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? ये एग्जाम में पूछता है। ये आपका डिराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है। नेक्स्ट, एस्टर और फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल इज कॉल्ड डेट। अभी मैंने बताया आपको कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाते हैं? आपका
ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है और इसी को क्या बोलते हैं हम आपका फैट भी बोलते हैं। इसी को और क्या बोलेंगे हम लोग, फैट। ठीक है, वैक्स क्या होता है आपका, ठीक है, वैक्स में आपका जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अदर देन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को छोड़ के किसी दूसरे अल्कोहल से मिलके यदि आपका, ठीक है, यदि आपका, ठीक है, जैसे ये जैसे फैट, फैट किससे मिलकर बना हुआ है, फैट आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी बेसिकली क्या है, ये आपका अल्कोहल है। क्लियर हुआ। अब देखिए वैक्स में क्या डिफरेंस है, फैटी एसिड प्लस अदर देन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को छोड़ के फैटी एसिड किसी दूसरे अल्कोहल से मिलकर बना हो, ठीक है, या हाई मॉलिक्यूलर अल्कोहल से मिलकर बना हो, तब हम इसको क्या बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। तो फैट और वैक्स में यही डिफरेंस है। फैट मतलब जो ग्लिसरॉल अल्कोहल से मिलकर बना होता है, वैक्स मतलब जो ग्लिसरॉल अल्कोहल के छोड़ के किसी दूसरे अल्कोहल से मिलकर बना हुआ है या फिर हाई मॉलिक्यूलर अल्कोहल वेट से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बोलो या फिर फैट। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है आपका। ट्राइग्लिसराइड फैट मतलब एस्टर ऑफ द फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच क्या होता है, एस्टरिफिकेशन होता है। तो सामने में क्या लिखा हुआ है, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर। और वैक्स मतलब क्या होता है, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद हायर अल्कोहल, यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, हायर अल्कोहल, या फिर इसको छोड़ के कोई दूसरा अल्कोहल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड को सॉल्व कीजिए, क्या होगा फैटी एसिड। तो आपका फैटी एसिड क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, फैटी एसिड तो कौन सा एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, और इसका फार्मूला क्या होता है, COOH। ठीक है, मतलब पूरा फैटी एसिड का मैं फार्मूला बोलूँ तो RCOOH, ये आपका फैटी एसिड का फार्मूला है, जहां पर R क्या इंडिकेट करता है, ये आपके हाइड्रोकार्बन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करेगा, हाइड्रोकार्बन के चैन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हाइड्रोजन चैन, एस्टर तो नहीं होगा, एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन का चैन और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहे। और यही जब अल्कोहल से मिल जाता है तो क्या बनता है, यही जब अल्कोहल से मिलता है, ग्लिसरॉल से मिलता है, तो क्या बन जाता है आपका, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू लिपिड या फिर ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है, फैट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपका हाइड्रोकार्बन का एक लॉन्ग चेन है, और यही आपका क्या है, फैटी एसिड। नेक्स्ट, विच ग्रुप शो द हाइड्रोफिलिक नेचर इन द फैटी एसिड। देखिए इसमें का अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ था, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन जो वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा। ठीक है, ये आपका हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ठीक है, ये किससे लव करेगा, वाटर से। और ये वाला जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब ये आपका वाटर हेटिंग। ठीक है, ये वाटर हेटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, और ये आपका क्या प्रेजेंट होगा, ये आपका वाटर लविंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका, ये है। तो ये जो उसका हेड वाला पार्ट होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है फैटी एसिड का, और इसका जो ये टेल वाला पार्ट है, ये आपका हाइड्रोफोबिक, मतलब किसको लव करेगा, वाटर को हेट करेगा, तो लव किसको करेगा, आपका लिपिड को। तो ये आपका लिपिड लविंग होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिपिड लविंग, मतलब लिपिड के साथ डिसॉल्व हो सकता है। और ये क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, ये आपका वाटर लविंग प्रॉपर्टीज शो करेगा, वाटर लविंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए आपके फैटी एसिड में दोनों ग्रुप होते हैं, एक वाटर हेटिंग ग्रुप भी होगा और एक आपका वाटर लविंग ग्रुप भी होगा। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ग्रुप शो द हाइड्रोफिलिक नेचर इन द फैटी ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप शो करता है, हाइड्रोफिलिक की बात कर रहे हैं, फिलिक मतलब लविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोबिक मतलब हेटिंग, फिलिंग मतलब लविंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी को क्या क्वेश्चन पूछता देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी को पूछ देता हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक का आंसर क्या रहता, हाइड्रोकार्बन का चेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डबल हेलिकल्स मॉडल किसने पेश किया हुआ था, आपका डीएनए का वाटसन एंड क्रिक ने, जिसके वजह से इनको एक नोबेल प्राइज भी इन्होंने बताया
इस तरीके का डीएनए का क्या बताया इन्होंने, डबल हेलिकल्स मॉडल बनाया कि डीएनए आपका डबल हेलिकल्स हैं, 2 हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से अपोजिट एंटी पैरेलल भी होते हैं। ये सब चीज़ों को किसने बताया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वाटसन एंड क्रिक ने, जिनके वजह से इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में फ्रेडरिक मिसर ने भी डीएनए के बारे में बताया था, बट वो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए थे, तो इतना ज़्यादा फेमस ये नहीं हो पाया जितना फेमस आपका वाटसन एंड क्रिक हो गए। क्लियर, इन्होंने ही आपका मॉडल दिया हुआ था डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, चलिए बाकी इन्होंने भी थोड़ा सा डिस्कवर किया हुआ था डीएनए के बारे में, बट ये ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए थे। तो सबसे बेस्ट आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज मिल गया वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट, बहुत फेमस थी ये। फिर देखते हैं डेंसिटी ऑफ द लाइपोप्रोटीन। मैंने बताया लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं, जो कि आपके लिपिड को क्या करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी ऑफ द लाइपोप्रोटीन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड का इनवर्सली प्रोपोर्शनली होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे इनका साइज आपको देखें, ये आपका काइलोमाइक्रोन है। ठीक है, इसको काइलोमाइक्रोन को और क्या बोलते हैं, अल्ट्रा, इसको बोलते हैं अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस को पहले हम लोग समझते हैं, काइलोमाइक्रोन को अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके बाद वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसके बाद लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसके बाद क्या होता है आपका HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी तो ज़्यादा किसका है, लेकिन साइज में देखो साइज में कम है। ये जो आपका HDL है ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, लेकिन इसमें डेंसिटी हाई है। तो जिसका साइज बड़ा होगा, स्मॉल होगा मतलब, तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसका साइज तो लार्ज है, लेकिन इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, लो डेंसिटी है। ठीक है, तो यही होता है आपका लाइपोप्रोटीन का। ठीक है, लाइपोप्रोटीन में देखिए लार्ज तो है साइज, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है। इसका साइज तो सबसे छोटा है HDL का, ठीक है, लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर हो गया। बाकी आप प्रोटीन कंटेंट देख सकते हैं, जैसे जैसे इसका साइज छोटा होता जाएगा प्रोटीन कंटेंट भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, डेंसिटी भी आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपके लाइपोप्रोटीन्स का साइज कम होगा, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, बट उनका डायमीटर कम होगा, तभी तो छोटा दिख रहा है। इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर देखिए इतना है, और इसका डायमीटर देखिए कितना कम है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द लाइपोप्रोटीन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्राइग्लिसरॉल का। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसरॉल इज द प्रीडोमिनेंट लिपिड इन। ट्राइग्लिसराइड किसमें प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट लिपिड की बात करें तो ट्राइग्लिसरॉल किसमें इंपॉर्टेंट लिपिड होता है, ये दोनों में होता है। ठीक है, इन दोनों में, चाहे मैं काइलोमाइक्रोन की बात करूं चाहे आपका वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इन दोनों में यही होता है। ठीक है, क्लियर। और LDL और HDL में कौन होता है आपका प्रीडोमिनेंट लिपिड की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। यहाँ पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो इनका काम क्या होता है आपका, HDL और LDL, इन दोनों का काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये होगा तो इसका लेवल ज़्यादा होगा बॉडी में, मतलब हमारे लिए गुड है, इसका लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा तो हमारे लिए बैड है। इन दोनों का काम होता है कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन करना। डिपेंड करता है कोलेस्ट्रॉल को कहाँ पर ले जा रहे हैं। यदि ये टिश्यू के साइड ले जा रहे हैं आपके, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी। और यदि ये लीवर के पास ट्रांसफर करके ला रहे हैं मतलब ये आपका HDL। और इन दोनों का इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट लिपिड क्या होता है आपका TG, ट्राइग्लिसरॉल, या फिर बोल सकते हैं फैट। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, फैट। काइलोमाइक्रोन का काम क्या होता है, जो आपके डाइटरी फैट होता है इनको इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। क्लियर, आपके इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डाइटरी फैट को आपका इमल्सिफिकेशन करके इसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है काइलोमाइक्रोन जो है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आपका GIT है। ठीक है, तो GIT के बाद सबसे पहले आपके पास एक लीवर होगा, और इस लीवर से क्या रिलीज होता है आपका, बाइल जूस रिलीज होता है। लीवर क्या रिलीज करता है आपका, बाइल जूस। और इस बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इसका काम क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। फैट को क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा, या फिर जो भी ऑयल कंटेंट है, लिपिड है, इनको ये इमल्सिफाई करेगा। और फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका
माइक्रोन का है। ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन से आपके टारगेट एरिया पे ऑर्गन्स पर ले जाने का काम कौन करता है? आपका काइलोमाइक्रोन। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं काइलोमाइक्रोन के लिए प्रीडोमिनेंट आपका ट्राइग्लिसराइड, वेरी लो डेंसिटी के लिए भी यही होता है। एलडीएल के लिए क्या होता है? आपका कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल की याद रखने आपको फास्फोलिपिड होता है। ठीक है, एचडीएल के लिए क्या होता है? फास्फोलिपिड। इंपॉर्टेंट लिपिड की मैं बात करूं तो एचडीएल के लिए कोलेस्ट्रॉल होता है, तभी तो बेड होता है। इसका लेवल बढ़ता है मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, तो हमारे लिए बेड है। इसमें क्या होता है? फास्फोलिपिड हमारे लिए गुड है। इसमें ट्राइग्लिसराइड है, फेट है, इसमें भी आपका फेट है। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर साइड लिखा हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइड, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यही तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो यदि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लिखा रहता तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता, बट यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड लिखा है तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो ये ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, कि जो आपका डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसा मैं बताऊं कि ये आपका डीएनए है, डीएनए और आपका आरएनए, डीएनए और जो आपका आरएनए है, ये आपका क्या है? इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड सेल के न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। और यदि मैं बात करूँ ये क्या होता है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड भी आपका, इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ इसमें आपका कुछ शुगर प्रेजेंट होंगे, पेंटोस शुगर। कैसा शुगर प्रेजेंट होता है? पेंटोस शुगर। और इसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्यूरिन और पायरीमिडीन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस मतलब एक आपका प्यूरिन और पायरीमिडीन, तो इससे मिलकर बना होता है पायरीमिडीन। प्यूरिन और पायरीमिडीन से मिलकर बना होता है ये सब चीज़ें आपका न्यूक्लियोटाइड जो है, और इसी से मिलकर बना होता है आपका डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ठीक है, इस तरीके का जैसे न्यूक्लियोटाइड है, तो इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मोनोसैकेराइड यूनिट की बात करूं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आपका पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लिपिड की मैं बात करूँ तो आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, और उनके बीच एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सबको इस तरीके से आप क्या करें? एक लिस्ट बना लें, या इस तरीके से आपको कोरिलेट करके याद रखना है चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए वहाँ पर क्या था? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में आपके 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वहाँ पर आपके 3 कंपोनेंट थे, लेकिन ये क्या बोल रहा है? आपका न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में आपके सिर्फ एक तो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा और शुगर मॉइटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें आपका किससे मिलकर बना होता है? ये आपके नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है, मतलब प्यूरिन और पायरीमिडीन से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है? पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए की बात करूँगा तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, आरएनए की बात करूँगा तो राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरीमिडीन बेस में आपका साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी आपका। यदि मैं न्यूक्लियोटाइड के बोलूँ तो न्यूक्लियोटाइड मतलब आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड बोल रहा है मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप इंक्लूड होगा, न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ पर जो टाइड वर्ड जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब आपको याद रखना है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे। जहाँ पर साइड बोल दिया तो साइड में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड नहीं करना है।
चलिए नेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर को, जल्दी से बताएंगे क्या इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को देखिए, इसको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर किसका है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किसका है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको ठीक है, यहाँ पर देखिए यूरासिल नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, यूरासिल। स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, टॉप को देखा मैंने, यहाँ पर देखा, और कौन सा रिंग है, सिंगल रिंग है। तो 1 2 3, तो ये आपका पायरिमिडीन रिंग है, ठीक है, जिसके 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन और ऊपर नीचे यहाँ पर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या है, यूरासिल है। फिर यहाँ पर देखियो OH ग्रुप है, और यहाँ पर हमने देख लिया ये कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप आपका 5 पोजीशन पे जुड़ा रहता है। 5 पोजीशन पे क्या जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ा रहता है आपका, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट। और ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, शुगर है। ये बीच में जो नजर आ रहा है ये आपका पेंटोज शुगर है, ठीक है, बीच में क्या है आपका, पेंटोज शुगर है। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों चीज है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप भी है, शुगर भी है, और आपका नाइट्रोजनस बेस है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड का। साइड बोलता मतलब दो ही चीज रहता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप इंक्लूड नहीं करते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड डबल DNA स्ट्रैंड टुगेदर। तो DNA स्ट्रैंड को टुगेदर हेल्ड करने के लिए क्या चाहिए आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसे याद रखना ATGC, क्या याद रखना है आपको, ATGC। ये फार्मूला हमेशा याद रखना कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, गुआनोसिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इनके बीच एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और गुआनिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ATGC का कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखना है। क्लियर हो गया कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, गुआनोसिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, और यहाँ पर ये डबल हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये आपके ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है, इस तरीके का जो आपको DNA है डबल स्टैंडर्ड, तो ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जो आपका ATG से जो आपके नाइट्रोजनस बेस है, तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये बीच में, ये तो आपका जो उसका बेस है, ठीक है, ये जो दोनों आपको दिख रहा है आपका बेस है, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके नाइट्रोजनस बेस, जो आपस में किससे प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्ड होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। क्लियर हुआ, नाइट्रोजनस बेस पेयर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से आपके ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द गुआनोसिन एंड साइटोसिन। अभी मैंने बताया GC के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है 80, यही सी क्वेश्चन को यदि मैं पूछूं आपसे कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जितने कितने आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है 2। लेकिन यहाँ से आपको G80 की बात कर रहे हैं, तो ATGC याद रखना है, ठीक है, हमेशा ATGC यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बेस है, आपका DNA का बेस है, जो कि एंटी पैरेलल होता है, एक 3 days to 5 days, एक आपका 5 days to 3 days रहेगा, और बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, बीच में इसमें ये स्केलेटल हो गया समझ लो, और बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए AT में आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, और GC मतलब गुआनोसिन साइटोसिन के बाद आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आज आपके न्यूक्लिक एसिड और आपके लिपिड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो आपके फार्मासिस्ट में आए हुए क्वेश्चन है, इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आज चीज़ों को आपको बताया है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आगामी आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।